ठीक है जी, शुरू करते हैं। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने कुछ बेसिक पॉइंट और लाइन के हवाले से कुछ बेसिक्स डिस्कशन किए। हमने ये भी बात की है कि लाइन क्या है, उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, स्लोप्स का क्या मतलब है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने दो लाइंस और उनका आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो तीन सिचुएशंस होती हैं हमारे पास, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म एंड 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, इनके ऊपर कैलकुलेशन की है। दो स्ट्रेट लाइंस के वाले से जो हमने जो उनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसके वाले से स्लोप में क्या रिलेशनशिप होता है, ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ से हाईलाइट किए हुए अपने क्वेश्चन बैंक से। ये कुछ थोड़े ट्रिकी हो सकता है, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इनको क्विकली डिस्कस कर लेंगे एंड देन फिर इस चैप्टर के अंदर जो आखिरी पॉइंट था हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस का, उसको फिर हमने डिस्कस करना। कुछ क्वेश्चन है, क्विकली ज़रा देखते जाते हैं। एक क्वेश्चन है जी, फाइंड द स्लोप ऑफ एक्स एंड इंटरसेप्ट ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो इक्वेशन जब आपको दी गई होती है तो इक्वेशन में से स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड करने से पहले आपने ये देखना होता है कि उसको रीऑर्डर किया जाए, इस तरह से किया जाए कि y अकेला रह जाए। ठीक है जी, आपने y को अकेला कर देना है, y के साथ माइनस साइन भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जो है वो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसको हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट की फॉर्म में जो है ना वो लिख सकते हैं। y ये इक्वेशन जो है ये है जी 2x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से y अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो y पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है जी 2x माइनस 9। अब x के साथ जो लिखा हुआ है वो स्लोप है, और जो एक कांस्टेंट फिगर है विद इट्स साइन, ये हमारे लिए रेलेवेंट है, ये है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है जी। तो ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, इंटरसेप्ट ऑफ x। तो ये हमने कर ली। एक क्वेश्चन अगला देखते हैं जी कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो वो इक्वेशन जिसमें x और y की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो पावर, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर x स्क्वायर में आ जाए, y स्क्वायर में आ जाए, जैसा कि इन पॉइंट्स में आ रहा है, तो उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि पैराबोला बनती है या कोई और शेप, कोई कर्व बनेगी। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी जब x और y इन दोनों की जो पावर है वो 1 1 होगी। x की पावर भी 1 होगी, y की पावर भी 1 होगी। काउंट कर रहे हैं 9 कर लें आप। 9 माइनस 9 का ये मतलब है कि वो नीचे होगा, y से नीचे, लेकिन y को ये 9 पे कट करेगा। माइनस 9 जी, अगर माइनस 9 और प्लस 9 दोनों हैं तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जी। एक पॉइंट है P और 2P। ये पॉइंट लाई करता है स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। तो P की वैल्यू बतानी है आपने। देखें, जब कोई पॉइंट लाई करता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो इसका ये मतलब है कि उस पॉइंट के x कंपोनेंट में, उस लाइन के x कंपोनेंट में उस पॉइंट का x कंपोनेंट रखें तो उसका y कंपोनेंट जो है वो y कंपोनेंट के इक्वल आएगा। ठीक है जी, क्योंकि जो पॉइंट इस सिचुएशन को या इस लाइन को जस्टिफाई करते हैं ये वो वाले सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें x की जगह पे p रखेंगे तो y का आंसर 2p के इक्वल आएगा। तो ये पॉइंट की और लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास लाइन हो x प्लस 4y इज इक्वल टू 36 और एक पॉइंट है p और 2p, और वो कहता है कि ये पॉइंट इस लाइन पे फॉल करता है, इसका मतलब है कि जब इसके x कंपोनेंट में x रखेंगे p तो हमारा y जो है वो 2p के इक्वल आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा, x की जगह पे p रखें, y की जगह पे 2p रखें, तो हमारे पास ये इक्वेशन ठीक साबित हो जाएगी। सही है। तो x की जगह पे हम p लिख रहे हैं, p प्लस 4 इंटू 2p इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास कितना बनता है जी, 8 और 1 9p इज इक्वल टू 36, और p जो है वो कितना होगा जी 4। ठीक है जी, p 4 के इक्वल होगा। अब वो पॉइंट क्या है 4,8, ये वो पॉइंट था जिसकी वो बात कर रहा था। तो उसने कहा था कि p की वैल्यू बताएं, तो p की वैल्यू तो है 4। अगर पॉइंट पूछता तो हम कहते हैं पॉइंट है 4,8। तो अगर हम कहते हैं कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे फॉल करता है तो इसका ये मतलब है कि उस पॉइंट के x और y कंपोनेंट उस लाइन की सिचुएशन को
सही जस्टिफाई करते हैं, उस लाइन की इक्वेशन के ऊपर वो वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर इक्वल आ जाएगा 36 के, या जो भी आंसर उसका कांस्टेंट का है, सही है। तो ये इसी प्रॉपर्टी से हम लोग कभी इसको डायरेक्ट परफॉर्म करेंगे, कभी इनडायरेक्ट परफॉर्म करेंगे। एक पॉइंट एक लाइन पे फॉल करने का मतलब ये है कि उस लाइन का एक्स कंपोनेंट इक्वेशन में एक्स की जगह पर रखें, वाई कंपोनेंट इक्वेशन में वाई की जगह पर रखें, तो वो इक्वेशन ट्रू साबित होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये वाला आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफ। आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ से अंदर से आपने इक्वेशन बनानी है। तो कभी कभार ऐसे होता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि भाई इसकी तरह इक्वेशन तो बना के दिखाओ क्या है ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। एक तो मुझे ये पता है कि लेफ्ट से राइट जाते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेफ्ट से राइट जाते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो पॉइंट बी अगर आप देखें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी स्लोप -1/3 है और पॉइंट डी की स्लोप -3 है। तो ना तो बी हो सकता है ना ही डी हो सकता है, इस तरह से भी होगा ना। आप मतलब अगर इसको कलेक्टिवली गौर से देखें तो आपको ना बड़ा इजीली अंदाजा लग जाएगा, बड़ा इजीली पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी है, सही है, इनमें से कौन सी है वैल्यू। तो नीचे से ऊपर जा रही है तो माइनस वाली साइंस तो नहीं हो सकते ना जिनकी स्लोप है। अगर ये ऊपर से नीचे आ रही होती, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे आ रही होती, तो फिर हम कहते हैं कि माइनस स्लोप हो सकती। इन चारों में से कोई एक ठीक थी, लेकिन हमें यह कंफर्म हो गया कि ना ये ऑप्शन ठीक है ना ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई इंटरसेप्ट मिल जाए, जैसा कि वाई इंटरसेप्ट मिल गया है, तो यहां से भी बड़ी आसानी होती है। ये वो वैल्यू है जो y = a + mx करके नहीं करते हम। m के बारे में हमने ये अंदाजा लगाया कि ये पॉजिटिव होगा, और a जो है ये वो वाला पॉइंट होता है जहां पे लाइन जो है वो y एक्सिस को काटती है, वहां पे x की वैल्यू 0 होती है। अब आप अगर गौर से देखें तो ये वो लाइन है जिस पे आंसर -2 है। दिस इज द पॉइंट वेयर लाइन कट्स द x एक्सिस, y एक्सिस। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। ये वाली ऑप्शन तब ठीक होती जब लाइन इस पॉइंट से गुजर रही होती, ये वाले 2 वाला +2 वाला पॉइंट। लेकिन ये क्योंकि -2 का पॉइंट है तो इट इज़ वेरी इजी कि हम यहाँ से फाइंड आउट करें कि ये -2, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हमें ग्राफ को देखकर पता चल जाएगा, एक तो ये है कि नीचे से ऊपर जाने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए हर वो लाइन या हर वो ऑप्शन जिसमें स्लोप नेगेटिव है, देखो इसमें स्लोप नेगेटिव है और इसमें स्लोप नेगेटिव है, ये दोनों नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका जो इंटरसेप्ट है ए जिसको हम कहते हैं, वो इंटरसेप्ट -2 है, तो वो यही वाली इक्वेशन है -2 जिसमें इंटरसेप्ट आ रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी ऑप्शन सी। अगर हमें इन दोनों में से कोई भी चीज़ पता ना चले और आपसे सिंपल ये कहा जाए कि यार बस ये ज़रा कैलकुलेट करके दो कि इस लाइन का ग्राफ क्या है, ऑप्शंस नहीं दी हुई, तो हम लोग फिर वो वाला मेथड करते हैं जो हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था। 2 पॉइंट्स ले लें इस लाइन के ऊपर, तो मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ जिसे मैं ए कह देता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेता हूँ इसे मैं बी कह देता हूँ। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए जो है मुझे पता है, ये मैंने इसलिए 2 पॉइंट सेलेक्ट किए कि ये तकरीबन क्रॉस सेक्शन के ऊपर है, तो यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये है x0 y -2, तो ए है जी 0, -2, और बी वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x3 है और y -1 है, तो 3, -1, 2 पॉइंट्स आ गए ना। अब मेरे पास एक फार्मूला है 2 पॉइंट्स का, y - y1 ओवर y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 ओवर x2 - x1। जब मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हों तो मैं लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं इजीली। तो y की जगह y1, किसी एक पॉइंट को पॉइंट 1 कह देते हैं, मैं a को पॉइंट 1 कह देता हूं, तो इसका कंपोनेंट है -2। y2 क्या है सेकंड पॉइंट, इसका y कंपोनेंट है -1, ठीक है जी, इज इक्वल टू x, पहले पॉइंट का x कंपोनेंट है 0, सेकंड पॉइंट का x कंपोनेंट है 3 - 0,
तो ये बनेगा y प्लस टू, नीचे बन जाएगा -1 प्लस टू, -1 और +2 जो है वो 1 बन जाएगा। इधर है जी x माइनस 0 x, 3 माइनस 0 3, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू x, ये x इधर 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 ही रहेगा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मुझे y अकेला करना है, +6 उधर जाके -6 हो जाएगा, तो x माइनस 6, 3 उधर जाके दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर 3 और -6 ओवर 3, इधर मेरे पास y रह जाएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो दिस इज y इज इक्वल टू 1 ओवर 3x माइनस 2, ये आपकी एग्जैक्टली ऑप्शन सी के इक्वल है। तो अगर तो ऑप्शंस दी गई हो तो फिर तो बड़ी आसानी होती है, क्योंकि ऑप्शंस में से 3 गलत और 1 सही ऑप्शन है, तो हम लोग इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशन किए बगैर भी। अगर हम गौर से देखें तो हमें एक ऐसा आंसर चाहिए जिसकी स्लोप पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट वो 0 हो, -2 हो, तो वो यही इक्वेशन है। लेकिन अगर फर्ज करें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम लाइन के ऊपर से 2 पॉइंट्स देखेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट्स लॉ फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्म में एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। आगे चलते हैं जी, कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस लाई इन, उसने हमसे पूछा है कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। और जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लोगे तो मुझे बताना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना जो है वो ईजी होता है, हम इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं, किसी एक में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरी में पुट करें और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर से भी ये सॉल्व किया जा सकता है साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। वीडियोस जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है, इसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है। तो इसको मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं पहले, और इन दोनों को जो है वो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ठीक है, इन दोनों तीनों को एक दूसरे के इक्वल कर लें। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है ना वो ये है कि आप इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर पे 2 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने का, 2 डिग्री नहीं कहना चाहिए इसको, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन कहना चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नहीं, कांस्टेंट जो है वो दूसरी तरफ होता है इक्वल टू के, +6 लिखना है। तो इसकी वीडियो है वो आपके साथ शेयर की हुई है, अब आपने उसको देख लेना और उसको सॉल्व करना। 3 4, 3 में 2 वेरिएबल्स के साथ है और 4 में 3 वेरिएबल्स के साथ है। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, कल वही पढ़ना हमने। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं ना रूट्स, इसके नहीं होते, ठीक है, इसके आंसर्स होते हैं। वो अब आपका नया चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगी, बताऊंगा ना कैसे करते हैं, क्यों हैरान होते हैं, मैंने बताया कैलकुलेटर की वीडियोस तो शेयर की हुई है ना मैंने, ठीक है जी। इसको आपने इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। कैलकुलेटर से कर रहे हो? मेरे पास इसमें ना इंस्टॉल नहीं है, वरना मैं इसको ना स्क्रीन पे दिखाऊं आपको सॉल्व करके ना। हाँ, ए बी सी, ए कोई जगह पे आप 3 लिखेंगे, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे +6 इक्वल टू के दूसरी तरफ 0.2 1.2 एक्स का, और एक और दफा इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास दूसरा आंसर भी आएगा वाई का। एक -2 है मेरा और एक आ रहा है y का, मेरा -2 है -2 और x का मेरा आ रहा है 3.3 3.3 3 2 6 3 -1 12 ये सब भी है। x का मेरा आ रहा है 3.3 और y का -2 3.3 और y का -2। तो अब देखें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। एक्स एक्सिस इसका पॉजिटिव है और वाई एक्सिस इसका नेगेटिव है। तो बताएं ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, 4th क्वाड्रेंट में।
ठीक है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा जी, बाकी इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं आपके लिए। अगर आपको इस तरह का सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिनका सोल्यूशन कोई नहीं है, तो वो इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिनकी स्लोप एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होगी। वो हमने कहा था कि वो पैरेलल लाइंस होती हैं, जब हम उन्हें सॉल्व करने लगते हैं तो डिविजिबल बाय जीरो का एरर आ जाता है। ठीक है जी, तो अगर हम पहली इक्वेशन को देखें तो इसमें एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो अगर हम लोग इसको दोनों को जो है ना वो एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा हमें समराइज भी करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर ही होता है कि आपके पास जब भी लाइन की इक्वेशन हो तो आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करें। पॉइंट ए का जो है वो पहली जो इक्वेशन है वो है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसको जब आप समराइज करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 20 हो जाएगा। दूसरी जो इसमें ऑप्शन है वो है जी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। जब आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और y उधर जाएगा तो y प्लस हो जाएगा, 20 इधर ले आते हैं तो x माइनस 20। ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, इन दोनों की स्लोप जो है, इस लाइन की स्लोप है प्लस की 1 और इसकी है माइनस की 1। इसका मतलब यह है कि जब हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। जब हम लोग इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो देयर विल बी ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका आएगा। उसने ये पूछा है कि इसका नहीं आएगा, तो उसका नहीं आएगा जिसकी स्लोप एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है जी, x प्लस वाई और x प्लस वाई 20, x माइनस वाई 20, इन दोनों की भी स्लोप जो है वो इक्वल नहीं है। इसमें x की स्लोप -1 है, इसमें x की स्लोप प्लस की 1 है। ठीक है, तो पॉइंट बी भी ऐसा है जिसका आंसर आएगा, लेकिन हमें वो चाहिए जिसका कोई आंसर नहीं आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है। अब इन दोनों में स्लोप क्या होगी, इन दोनों लाइंस में स्लोप क्या होगी, y इधर ही रहने देते हैं, x उधर चला जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, इसकी स्लोप होगी -1। 2x उधर जाके -2x हो जाएगा। जब सारों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y की जगह खाली y रह जाएगा, ये 5 माइनस एक्स, तो इसकी भी स्लोप -1 हो गई। तो ये वो आंसर है जिसमें दोनों लाइंस की स्लोप एक दूसरे के इक्वल है, और जब स्लोप इक्वल होती है तो लाइन पैरेलल कंसीडर की जाती है, और लाइन पैरेलल है तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दे हैव नो सोल्यूशन। तो हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इनकी जो है वो स्लोप को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, डी की तरफ चलते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये लाइन तो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हो गई, सेम ही लाइन है। ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, और ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है। इस लाइन को जरा देखो, ये सेम ही दो लाइनें हैं, एक ही लाइन एक दूसरे के ऊपर है, सारी लाइंस फॉल कर रही। तो इसका तो हर पॉइंट दूसरी लाइन का भी पॉइंट है, ये ओवरराइड कर रही है ना, दोनों लाइंस सेम ही है। तो डी आंसर नहीं होगा, इसका सी आंसर होगा। सी का कोई सोल्यूशन नहीं है। इस केस में ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है, ये तो हम कहेंगे कि इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं इस लाइन के। इस लाइन का एक सोल्यूशन है, इस लाइन, इन दोनों सेट का भी एक सोल्यूशन है, इसका 0 सोल्यूशन है, और ये वाली जो लाइन है इस भाई के इन्फिनिट सॉल्यूशंस है। ठीक है जी, जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो हर पॉइंट जो लाइन ए पे फॉल कर रहा है वो पॉइंट लाइन बी पे भी फॉल कर रहा है। तो दोनों लाइंस बिल्कुल आइडेंटिकल लाइंस हैं। आइडेंटिकल लाइंस के इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं, पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं होता। उसके अलावा जो भी लाइन है वो उसने कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करना होता है, और वहां पे जाके उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो उसका सोल्यूशन होगा। बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स से क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए हुए। आप पूछे, क्या पूछ रहे हैं? हाँ देखिए ना,
एक लाइन है तो उसके ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स फॉल करते हैं। ये कल मैंने इसी तरह से बना के दिखाया था। दो पॉइंट्स के दरमियान में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। असल में लाइंस ये कोई चीज़ नहीं होती। लाइन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, दैट सेटिस्फाई ए कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स। इस एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो लाइन बन जाती है। इसी तरह से सर्कल भी जो होता है उसकी आइडेंटिटी भी उसके सेंटर पॉइंट से डिफाइन होती है। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर एट ए डिस्टेंस d, जो किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम सेंटर। एक पॉइंट से फॉर एग्जांपल 1 मीटर के डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो सर्कल बन जाता है। तो इसीलिए मैंने शायद कल के लेक्चर में भी कहा था कि ग्राफ्स और ये जो होती है ना, इसके अंदर पॉइंट की चीज़ों की आइडेंटिटी पॉइंट से डिफाइन होती है। हर चीज़ की आइडेंटिटी जो है वो पॉइंट से होती है। एक नुक्ते विच गल मुकदी। ठीक है जी। खैर ये ज़रा वो ग्राफ की चीज़ें तो आपको ना भी पता हो तो काम चल जाएगा। हम बात करते हैं कि एक बिजनेस के कॉस्ट स्ट्रक्चर की, और उसको हम लोग लेकर आते हैं दोबारा वापस ग्राफिकल सोल्यूशन के ऊपर। देखिए एक बिजनेस के अंदर जो है वो अगर हम उसको बहुत ऊपर से देखें तो उसकी कॉस्ट होती है कुछ, जिसको हम कॉस्ट बिहेवियर कहते हैं। कॉस्ट एक बिजनेस की होती है। बिजनेस की कॉस्ट दो तरह की हो सकती है। एक होती है जी फिक्स कॉस्ट और एक होती है जी वेरिएबल कॉस्ट। एक सिंपल बिजनेस की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आपस में अलग अलग करना जो होगा वो इजी होगा। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लाइंस एंड ग्राफ्स की जो हमने पढ़ी है। इसकी दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने पढ़नी है, एक कॉस्ट बिहेवियर और एक लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, जो चैप्टर 4 में हमने पढ़नी। तो कॉस्ट बिहेवियर में ये कहता है कि एक बिजनेस की एक कॉस्ट होती है जिसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ये फिक्स कॉस्ट जो होती है ये अनचेंजेबल होती है, ये चेंज नहीं होती, ये होनी ही होनी है चाहे आप एक्टिविटी करें या ना करें। जैसे एक बिजनेस जो है वो कोई चीज़ बना के बेचता है तो उसके लिए कुछ चीज़ें फिक्स होंगी, कुछ कॉस्ट उसकी फिक्स होगी, कुछ सैलरीज, कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, कुछ ओवरहेड्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उसको पे करनी ही करनी है अगर वो कोई भी यूनिट बना के नहीं बेचेगा। ऐसी चीज़ों को फिक्स कॉस्ट कहते हैं। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके लिए आसानी हो कि एक फास्ट फूड की शॉप है। फास्ट फूड की शॉप के कुछ फिक्स कॉस्ट है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है उसका रेंट, अगर आप दुकान बंद भी रखेंगे रेंट देना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट है उसके गार्ड की सैलरी, दुकान बंद भी रखेंगे गार्ड की सैलरी पे करनी पड़ेगी जब तक गार्ड को आप निकाल नहीं देते। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट है उसका कुछ बिजली का बिल, जो बिजली के बिल में टैक्सेस लग के आते हैं वो सारे के सारे आने ही आते हैं। अगर वो फिक्स है तो फिर वो फिक्स्ड है। फिक्स कॉस्ट में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि आपकी जीरो एक्टिविटी लेवल के ऊपर भी होती हैं। जीरो एक्टिविटी लेवल, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट उन तमाम खर्चों को कहते हैं जो जीरो एक्टिविटी लेवल पर भी हो रहे होते हैं। बताऊंगा। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं जो कि प्रोडक्शन के होने से बढ़ती है। वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली ऐसी तमाम कॉस्ट को कहते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेट कर रही होती है। जो चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, जो रॉ मटेरियल यूटिलाइज होता है, जो गैस आपकी लगती है, जो बिजली का बल्ब चलता है तो बिजली यूज़ होती है, जो आपका जो भी और मजीद खर्चे हैं उनको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो एक्टिविटी लेवल पे जीरो होती है, जीरो एट जीरो एक्टिविटी, लेकिन ये एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ली जा सकती है कि फास्ट फूड के बिजनेस के अंदर मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए पर मंथ है। एक महीने के 2 लाख रुपए मुझे लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद मैं जो एक बर्गर बनाता हूं उसकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ पर बर्गर है, इसकी कॉस्ट है। एक कॉस्ट के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कर लिया है कि मेरा जो बन लगेगा, जो अंडा लगेगा, जो चिकन लगेगा, जो ऑयल लगेगा, जो जो चीज़ें लगेंगी उन सारों की कैलकुलेशन मैंने कर ली। तो कैलकुलेशन बनी 100 रुपीज़ पर बर्गर।
अगर मैं कोई बर्गर नहीं बनाऊंगा तो क्या ये कॉस्ट लगेगी 2 लाख रुपए की? बिल्कुल लगेगी। और अगर मैं कोई बर्गर नहीं बनाऊंगा तो क्या ये 100 रुपये लगेंगे? जी नहीं लगेंगे, क्योंकि जीरो होगा जीरो एक्टिविटी लेवल पे। जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ फिक्स कंपोनेंट है जो जीरो लेवल पे भी है, और हमारे पास कुछ वेरिएबल कंपोनेंट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। इसी को अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाना चाहें तो हम इसकी बना सकते हैं। हम कहते हैं कि ये जो 200,000 रुपीज़ है, अगर मैं x को अपना एक्टिविटी लेवल रखूं और y को अपनी टोटल कॉस्ट रखूं, तो मेरा अगर x ज़ीरो है, अगर मेरा x ज़ीरो है तो y मेरा 2 लाख रुपए होगा, क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी। अगर x के मैं 100 यूनिट्स बनाता हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए प्लस वेरिएबल कॉस्ट एक 100 यूनिट के ऊपर एक 100 रुपए की कॉस्ट लगेगी। तो ये मेरे पास कितनी बनती है जी? 100 ज़रब 100 10,000, तो 2,10,000 रुपये मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाए, मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट और x के दरमियान में, अगर मैं टोटल कॉस्ट और x के दरमियान में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स होता है। ऐसे में देखा जाए तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरा इंटरसेप्ट है और वेरिएबल कॉस्ट मेरी स्लोप है। तो अगर मैं एक फर्म का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट फंक्शन है उसको ग्राफ के तौर पे प्रेजेंट करना चाहूं तो मेरे पास एक ऐसी लाइन बन जाती है जिसमें y यानी कि माई कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट जो कि मुझे लगनी ही लगनी है और वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं 5,000 यूनिट्स या 5,000 बर्गर्स बना के बेचूंगा तो मुझे बताएं कि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 2 लाख रुपए ही होगी। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है। ये तो जितनी पहले यूनिट पे लगेगी, जितनी 0 यूनिट पे लगेगी उतनी ही आपकी लगेगी। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मैं कहता हूँ कि जनाब 5,000 यूनिट्स बना के बेचने हैं और एक यूनिट 100 रुपये का है, तो मेरे पास जो है वो 5 लाख रुपए की जो है वो कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट जो है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी? 7 लाख रुपए। तो ये याद रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट जो होती है ये जीरो एक्टिविटी लेवल पे भी जीरो नहीं होती, ये 2 लाख रुपए होगी। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो एक्टिविटी लेवल पे जीरो होगी। जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी, यूनिट्स बढ़ेंगे, मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी ग्रेजुअली, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो अगर मैं इनका एक ग्राफ बनाना चाहूं और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं यूनिट्स रखूं, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट्स, और वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं अपनी कॉस्ट प्लॉट करूं, फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट प्लॉट कर रहा हूं 1 लाख, ठीक है जी, 2 लाख, थोड़ा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि लाख के बाद 100 यूनिट पे 10-10 हज़ार का इंक्रीज आ रहा है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरा 1 लाख है, ये मेरा 2 लाख है, और इसके बाद मेरा जो है ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो 3 लाख यहाँ पे तकरीबन आ जाए। तो y के ऊपर मैं अपनी कॉस्ट प्लॉट करता हूँ, x के ऊपर मैं अपने यूनिट्स प्लॉट करता हूँ, क्योंकि यूनिट्स जो होंगे ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। x हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, y हम डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अगर हम 0 यूनिट्स बना रहे हैं तो भी आपकी कॉस्ट 2 लाख रुपए तो होगी ही होगी। क्या ख्याल है? कॉस्ट तो 2 लाख रुपए होगी ही होगी। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशन को समझ सकें। 2 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है
और यहाँ पे आपको पता है कि अगर ग्राफ हमने थोड़ा सा डिसप्रपोर्शनेट करना हो 0 से लेकर 2 लाख तक, तो हम एक ऐसे इसमें वेव बना देते हैं, जिसके बाद हम कहते हैं कि यार ग्राफ हमने ज़रा फोल्ड किया है क्योंकि नीचे कुछ नहीं था। इसके बाद हम लोग कहते हैं जी ये 2,10,000 हो गया, ये 2,20,000 हो गया, ये 2,30,000 हो गया, सो ऑन एंड सो फॉर 2,40,000। इस तरह से चलता जाए अगर, तो मेरा जीरो एक्टिविटी लेवल के ऊपर जो है वो तो 2 लाख रुपए की कॉस्ट है। एक 100 यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल के ऊपर कॉस्ट कितनी बन जाएगी? फिक्स कॉस्ट 2 लाख, 100 यूनिट्स, 100 रुपए के कॉस्ट, तो टोटल 2,10,000 हो जाएगा। यानी कि 100 यूनिट के ऊपर 2,10,000 रुपए के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, 200 यूनिट के ऊपर 2,20,000 रुपए के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि आपकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अगर हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट की बात करें तो 100 यूनिट के ऊपर, 0 यूनिट के ऊपर भी फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, 100 यूनिट के ऊपर भी फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, 200 यूनिट्स के ऊपर भी फिक्स कॉस्ट 2 लाख है। तो हर साल आपकी हर नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट जो है वो 2 लाख ही है। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज होने से, देखो इंक्रीज नहीं हो रही, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस से चल रही है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। 500 यूनिट के ऊपर भी फिक्स कॉस्ट 2 लाख ही होगी, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। तो फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ का बिहेवियर होता है ये आप लोगों के सामने। अच्छा, आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज की बात करता है जहां पे हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स -100 होंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स -100 पॉसिबल नहीं है। जब हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है जी। इसलिए हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, पॉजिटिव नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। यहां पे अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम कब अपने कॉस्ट को कवर कर सकेंगे। देखिए, इसके लिए हमें सेल प्राइस का भी कंपैरिजन लेना होगा। सेल्स प्राइस पर यूनिट, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एक आइटम की कॉस्ट को, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसको वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। यहां पे कुछ चीजें होती हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि एक यूनिट बनाकर बेचने से हमें हमारी कॉस्ट में कितनी कंट्रीब्यूशन मिलती है, यानी कि कितनी कॉस्ट हमारी कम होती है। एक यूनिट को बना के बेचने से प्रॉफिट कितना आता है, तो ये एक यूनिट का सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है कि एक यूनिट को बना के बेचने से हमें कितना बेनिफिट हासिल होता है, ठीक है जी। ये होता है कंट्रीब्यूशन। अगर हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक यूनिट की सेल प्राइस और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट लेनी होगी। अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर 30 यूनिट्स का है तो हमें 30 यूनिट्स की सेल प्राइस और 30 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट लेनी होगी, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की भी हो सकती है, 30 यूनिट्स की भी हो सकती है। एक यूनिट की कॉस्ट को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 30 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एक यहाँ पे सिचुएशन होती है, देखें हम लोग जो है ना वो 2 लाख रुपए माइनस पे बैठे हुए हैं। जब भी हम लोगों ने काम शुरू किया है, अगर हमने एक भी यूनिट नहीं बनाया तो हम 2 लाख रुपए माइनस पे बैठे हुए हैं। तो हमें 2 लाख रुपए रिकवर करने हैं। कैसे करेंगे? हम एक एक यूनिट बना के बेचेंगे तो हमारा 2 लाख रिकवर होगा। पहला यूनिट हम बना के बेचते हैं, हमें उससे कुछ प्रॉफिट आता है। क्या पहले यूनिट से 2 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे? जी नहीं, हमें एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने पड़ेंगे जो कि हम अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर सकें। तो ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स जिनके ऊपर हम अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाते हैं, इसे हम ब्रेक इवन यूनिट्स कहते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स को कहते हैं कि जितने यूनिट्स हम बना दें तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो, हमारा खर्चा पूरा हो जाए। ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं सेल प्राइस 120 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है, और फिक्स कॉस्ट हमारी 2 लाख है जो भी हमने सिचुएशन में लिया है। तो ऐसे केस में हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा जनाब? 120 माइनस 100
यानी कि 20 रुपए का। ब्रेक इवन यूनिट्स हमारे कितने आएंगे? फिक्स कॉस्ट है जनाब हमारे पास 2 लाख डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट विच इज 20 रुपीज। अभी ऊपर कैलकुलेट करके आए तो हम कितने यूनिट्स बनाएंगे जनाब? 10,000। हमें 10,000 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, फिर हम लोग जो है वो ब्रेक इवन यूनिट्स पे पहुंच जाएंगे। तो ये 10,000 यूनिट्स है। ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला है 10,000 यूनिट्स। ये एक ऐसा पॉइंट होता है, 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो आप जीरो प्रॉफिट पे होंगे। कितने प्रॉफिट पे होंगे? बना के देखते हैं। 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारी सेल प्राइस कितनी बनेगी? 10,000 यूनिट्स के ऊपर सेल प्राइस 120 रुपए के हिसाब से कितनी बनेगी जनाब? ये बन रहा है 1,20,000। 12 लाख। हाँ 12 लाख। ठीक है। अच्छा जी, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? फिक्स कॉस्ट है आपकी 2 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स की कितनी होगी? 10,000 यूनिट्स इंटू 100, 1 मिलियन। तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रॉफिट जीरो होगा। ठीक है, 12 लाख की सेल्स की 2 लाख फिक्स कॉस्ट निकल गई, 1 लाख के वो बर्गर बने थे जो 12 लाख के बिके थे। तो आपका ब्रेक इवन यूनिट जो होता है, इसे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी कहते हैं, इसे जीरो प्रॉफिट सिचुएशन भी कहते हैं, जीरो लॉस सिचुएशन भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली यहां पे फार्मूले के अंदर फिक्स कॉस्ट के साथ जीरो ऐड हो रहा होता है। तो जो आपको डिजायर प्रॉफिट चाहिए होता है ना, वो आप फिक्स कॉस्ट के साथ यहां पे ऐड कर देते हैं। अगर आपको जीरो प्रॉफिट चाहिए तो फिक्स कॉस्ट में जीरो ऐड कर दें। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? बेसिकली फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कभी कभार वो आपको कहते हैं कि भाई हमें ना प्रॉफिट चाहिए, तो हमें यूनिट्स बताएं। यूनिट्स फॉर 3 लाख का प्रॉफिट। तो हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में 3 लाख का प्रॉफिट ऐड कर देंगे हम। अब बताएं क्या आंसर आएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 2 लाख की, 5 लाख। सेल प्राइस पर यूनिट है 120 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपए। 3 लाख। 25,000 यूनिट्स बेचेंगे तो फिर हमारे पास 3 लाख का प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी, तो फॉर्मूला वही है, बस उसमें सिर्फ अगर कोई प्रॉफिट हुआ हमें कहेगा तो हम प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि ना सिर्फ हमने फिक्स कॉस्ट कवर करनी है बल्कि 3 लाख का प्रॉफिट भी निकाल के देना है। अगर वो आपको कहता है कि मुझे ऐसे यूनिट्स बताएं 2 लाख का लॉस हो, जिसमें 2 लाख का लॉस नहीं, 2 लाख का लॉस नहीं, हम लॉस थोड़ा कम कर लेते हैं, 50,000 का लॉस। तो हमारा वही फार्मूला होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में से 2 लाख रुपए माइनस 50,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो यही फार्मूला होता है जब हम जीरो प्रॉफिट के लिए निकालते हैं, तो फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट होगा वो हम ऐड कर लेंगे। अगर वो कहते हैं कि यार 50,000 का लॉस किस नंबर ऑफ यूनिट्स पे जाके होगा, तो हम वो 50,000 उसमें से माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट माइनस 50,000। अगर हम 7,500 यूनिट्स बना के बेचेंगे तो फिर हमारा जो लॉस होगा ना वो 50,000 का लॉस आएगा। 7,500 यूनिट 7,500 बर्गर बना के बेचेंगे तो हमारा लॉस जो होगा वो 50,000 का आएगा। तो कोई प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, कोई लॉस कैलकुलेट करना हो, तो हम फिक्स कॉस्ट के साथ वो ऐड या लेस कर देंगे। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस कैलकुलेट करना हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो कर देंगे, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कि प्रॉफिट तो जीरो होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली ये 3 फार्मूले ही हैं, बल्कि 2 फार्मूले हमारे पास। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और फिक्स कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये ब्रेक इवन यूनिट्स आएंगे। कभी कभार वो कहेगा यूनिट्स में ना बताओ, मुझे सेल्स में बताओ कि कितने हज़ार की सेल करूं कि मेरा जो है वो 50,000 का लॉस आए। तो मैं सिंपल इसी फार्मूले से 7,500 यूनिट्स पहले निकालूंगा, फिर यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएगी जितनी सेल से हम लोग लॉस वर्क बैक कर सकते हैं। 9 लाख की सेल्स करेंगे, 9 लाख रुपीस की सेल करेंगे तो मेरा लॉस जो है वो 50,000 पे होगा। ठीक है जी, 120 रुपए की सेल प्राइस थी ना। तो अगर कोई रुपीस में वो कहता है ब्रेक इवन निकालें, तो रुपीस में ब्रेक इवन कैसे आएगा? हमें पता है कि 10,000 यूनिट से ब्रेक इवन आता है। तो अगर मैं 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 120 के साथ, तो 120,000,000, ये मेरा जो है वो 12 लाख रुपए की सेल्स करने से ब्रेक इवन आएगा। 12 लाख रुपए की सेल करने से या 10,000 यूनिट बेचने से, ये एक ही बात है। तो अगर रुपीस में कहते तो बस आपने उसको उसकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें एक और फार्मूला होता है जिसे हम CS रेशो कहते हैं, कंट्रीब्यूशंस टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। ये रेशो क्योंकि होती है, इसलिए हम इसका आंसर डेसिमल्स में या परसेंटेजेस में लिख सकते हैं। C/S कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन है 20 रुपए का, सेल प्राइस है 120 की, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20/120 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है जी? 16.67%। तो हमारी CS रेशो जो है वो 16.5% की है, 16.75% की। 20/120 1/6 16.5%, 16.67%। अच्छा, अब ये CS रेशो जो है कभी कभार ये भी आपको क्वेश्चन में दी गई होती है। तो आपकी CS रेशो को आपने सिंपली, अगर फर्ज करें कि वो आपसे ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए कहता है, तो इसका फार्मूला क्या होगा जी? ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन यूनिट्स में अगर आपने, बल्कि इससे ब्रेक इवन आपके रुपीस में सीधे सीधे आ जाते हैं। तो आपने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना होता है CS रेशो से। फिक्स कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड करना होता है, यही फार्मूला होता है। देखो जरा, ये इससे तो नहीं आंसर आता मेरा ख्याल है। फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए की थी, CS रेशो 16.67, नहीं आएगा। 12 लाख, हाँ आ जाएगा। क्या आ रहा है? हाँ 11 वही 12 लाख ही हो गया ना, 12 लाख के आसपास नहीं है ये? 11,99,000 असल में ये परसेंटेज है ना 16.67, ये 0.1667 से डिवाइड करना है इसको। 12 लाख के आसपास ही आ रहा है ना। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो, इस तरह करने से आपके पास कंट्रीब्यूशन इन रुपीस आ जाता है। तो एक ये फार्मूला भी है। CS रेशो अगर आपसे पूछ ले कि क्या है, तो CS रेशो बेसिकली कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो होती है, जिसका फार्मूला है ये। और ब्रेक इवन रुपीस में कैलकुलेट करना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो, और अगर ब्रेक इवन यूनिट्स में कैलकुलेट करना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये 2 फार्मूले हो गए। अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो टोटल 2 फार्मूले हैं। अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने कैलकुलेट करना है तो ये सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ब्रेक इवन के यूनिट्स जो है अगर आपने वो कैलकुलेट करने हो तो वो होगा जनाब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर प्रॉफिट के यूनिट्स कैलकुलेट करने हो, कोई प्रॉफिट के यूनिट्स हैं, तो वही फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर लॉस के यूनिट्स कैलकुलेट करने हो कि यार इतना लॉस है, इतना लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कितने यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर एक होता है जी CS रेशो। CS रेशो ये होती है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है जी। इसमें भी ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करना जो है वो, इसमें ब्रेक इवन में रुपीज में आंसर आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। ब्रेक इवन की बजाय प्रॉफिट इन रुपीज कैलकुलेट करना हो, प्रॉफिट इन रुपीज, तो ये होगा जनाब हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशो। और अगर लॉस की कैलकुलेशन करनी हो, लॉस इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय CS रेशो। तो CS रेशो से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर रुपीज में आएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यूनिट्स में आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ 4 फार्मूले हैं। इसमें सिर्फ एक छोटा सा काम और है कि कभी कभार वो आपको 2 पॉइंट्स दे देता है ना, आपको ये बताता है कि भाई इसमें से फिक्स कॉस्ट कौन सी है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, बल्कि वो आपको कहता है कि खुद कैलकुलेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सवाल करते हैं जी, ये रहा 64, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 80 टीवी सेट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹220। उसने कहा जी 80 टीवी सेट की जो कॉस्ट है वो 220 है और 2,20,000 और 125 टीवियों की कॉस्ट 2,87,500 है। ठीक है जी। कॉस्ट कर्व जो है ये एक लीनियर कर्व है, लीनियर कर्व होनी चाहिए, कर्व तो नहीं कहते इसको, ये एक लीनियर लाइन है। 95 टीवी सेट्स की कॉस्ट बताओ जरा क्या होगी। तो अगर हमें पता चल जाए कि y इज इक्वल टू a प्लस mx क्या है, यानी कि मेरी फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट उसने नहीं दी, हाँ मुझे उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स बताए हैं। उसने कहा है कि अगर टीवी सेट 80 हो, अगर 80 टीवी सेट बनाए तो 2,20,000 रुपये कॉस्ट होती है। एक्स और वाई के 2 उसने सेट बताए हैं, और अगर 125 हो तो 2,87,500 रुपये इसकी कॉस्ट होती है। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं ए और बी, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके क्या इक्वेशन बना नहीं सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है जी? y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1। y माइनस y1 y ऑफ द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट 2,20,000 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 2,87,500 माइनस 2,20,000 इज इक्वल टू x माइनस x1 इज 80 और दूसरा है जी 125 माइनस 80। डिवाइड करके कैसे करोगे भैया? आ जाएगा, आ जाएगा। चेंज कैलकुलेट करके ना, उसको हाई लो मेथड कहते हैं। आता मुझे, मैं नहीं करा रहा, नहीं कराना मैंने। ठीक, एक मेथड जब हमने पढ़ा हुआ तो उसी तरीके से करते हैं, वो भी बता दूंगा। y माइनस 220, ये 287,500 कितना आता है? 67,500। इस तरफ है x माइनस 80 और इस तरफ क्या है जी, डिवाइड किया तो ये बनता है जी 45। तो यार ये इसको फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 45y माइनस 2,20,000 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी? $9.9 मिलियन। इधर कितना होगा जी? 67,500x माइनस 67,500 मल्टीप्लाई बाई 80। ठीक है जी, 54 मिलियन, 5.4 मिलियन, और ये हो गया जी। अच्छा, अब बस इनको ज़रा आप आपने रिड्यूस करना है। मेरा ख्याल ये है कि 6, 7, 5, 7 और 5, 12, ये सारे जो है ना ये डिवाइड हो जाएंगे 45 से ही। 99 में 45 पर डिवाइड करें कितना आता है? 2.2, मतलब
हाँ बिल्कुल ठीक है। ये 67500 को 45 पे डिवाइड करें। 500 इसको 45 है जी, 1500 तो y इज इक्वल टू y माइनस 2,20,000 कितना आता है जी? 1500 x माइनस 5.4 मिलियन को भी 45 पे डिवाइड कर लें। 1,20,000 120,000 बेसिकली यहीं पे इस 45 को यहाँ से हम काट सकते थे। खैर चलो, इसके बाद क्या हुआ जी? y हम अकेला कर देंगे इस तरफ और ये हो जाएगा 1500x माइनस 1,20,000 इधर वाला और उधर से आ गया जी 2,20,000। तो y हमारे पास बना 1500x प्लस 1,00,000। तो हमने ये लाइन बनानी थी जहाँ पे m जो है हमारे पास 1500 है और हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 1,00,000 रुपये। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1500 है, फिक्स कॉस्ट 1,00,000 रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इन दोनों का आपस में जो है जो डिफरेंस निकालेंगे हम। अब वो कहते हैं कि जी 90 यूनिट्स के ऊपर कितने, 90 कितने बताया था? 95 यूनिट्स के ऊपर बताओ कि कॉस्ट कितनी होगी। मैं कहता हूँ भैया 95 यूनिट्स के ऊपर, इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ 95 यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट विच इज़ 100,000 प्लस 1500 इंटू 95 कितनी बनी? ये सर जी 1,42,500 वो बनती है और जमा है 2,42,500 2,42,500 हमारी टोटल कॉस्ट बन गई। तो ये जो मेथड है, जब हमें दो पॉइंट्स मिल जाते हैं और उन दोनों पॉइंट से हम स्लोप लाइन बना सकते हैं, इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये लीनियर लाइन हो तो हम इसका एक शॉर्ट मेथड भी कर सकते हैं जिसे हम हाई लो मेथड कहते हैं। हाई लो मेथड के अंदर हमें एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट चाहिए होता है जिसके ऊपर हमें कॉस्ट पता हो। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट था हमारे पास 125, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी थी? 2,87,500। और दूसरा पॉइंट हमारे पास कितना था जी? 80 था, 2,20,000 उसके ऊपर कॉस्ट थी। अच्छा जरा देखिएगा, हाई लो मेथड भी समझ लें। अब वो भाई ने जिक्र किया तो इसको कर लेते हैं। हाई लो मेथड ये कहता है कि 80 यूनिट्स के ऊपर और 125 यूनिट के ऊपर, इन दोनों की वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। इन दोनों की फिक्स कॉस्ट सेम है। इसका मतलब ये है कि 80 यूनिट को बनाने के बाद जब हमने ऊपर वाले 45 यूनिट्स बनाए हैं, इन दोनों का डिफरेंस, हाई मेथड और लो मेथड का, हाई पॉइंट और लो पॉइंट का जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो कॉस्ट में इंक्रीज आया है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का है। ठीक है, 80 यूनिट्स के अंदर क्या चीज शामिल थी? फिक्स कॉस्ट और 80 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। 125 यूनिट में क्या शामिल है? फिक्स कॉस्ट और 125 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। क्या समझे? अगर मैं इन दोनों कॉस्टों का डिफरेंस निकाल लूंगा तो फिक्स कॉस्ट इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, माइनस हो जाएगी इसमें से। जब मैं 287 में से 220 को माइनस करूंगा, 287 में से 220 को माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है जी? 67,500। ये जो 67,500 है, ये फिक्स कॉस्ट ऊपर वाले में भी थी, उसमें से जब नीचे वाले को माइनस किया तो फिक्स कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस हो गई। सिर्फ और सिर्फ 45 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट रह गई। तो 45 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है 67,500। इसका मतलब यह है कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 67,500 डिवाइडेड बाय 45 यानी कि 1500। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हम 125 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट निकालें, उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड करें तो ये बनती है 2,87,500। मुझे पता है कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 1500 है। 125 ज़रा 1500 प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 287,500। तो यहाँ से मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी जनाब? 287,500 माइनस 125 ज़रा 1500, 1,87,500। तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो 100,000 आ जाएगी।
तो ये इक्वेशन वाले तरीके से सॉल्व करना और ये वाला सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा। हाई लो मेथड हमें ये कहता है कि एक हाई लेवल ले लें, एक लो लेवल ले लें, क्योंकि हाई मेथड में फिक्स कॉस्ट और 125 यूनिट की कॉस्ट शामिल थी और लो में फिक्स कॉस्ट और 80 यूनिट की कॉस्ट शामिल थी। इन दोनों का जब डिफरेंस लिया, फिक्स कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट निकल गई, 125 यूनिट में से 80 यूनिट की कॉस्ट निकलेगी, तो जो 67,500 है बेसिकली ये 45 यूनिट्स की सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। इसको 45 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये है जी हाई लो मेथड। ये कॉस्टिंग में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। यहां पे हमारे पास एक और मेथड है y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन। अच्छा, इसमें ये जो x माइनस एक्स वन है ना, ये कभी कभी इस जगह पे लिख दिया जाता है, y2 माइनस वाई वन इधर लिख दिया जाता है, तो अभी इसके फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। समझ आइए मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं रेड पेन से लिखता हूं, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। जरा सोच के मुझे बताना है कि क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस एक्स वन ओवर x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर y माइनस वाई वन। क्या किया मैंने, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया इसकी जगह पे। तो जिस मर्जी तरतीब से हो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दफा आपने गौर से देखना जरा, ये 0 पॉइंट है, ये 1 है और ये 2 पॉइंट है, 0 1 और 2। एक दफा आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 0 और 1 का, और एक दफा 1 और 2 का डिफरेंस लेना है। ठीक है जी, और जिस तरतीब में उसी तरतीब से लेना है, तो आपके पास ये चेंज ही आ जाएगा। लेकिन आप एक ही फार्मूला याद कर लें कि आपने घबराना नहीं। तो अगर हमारे पास इस तरह से 2 पॉइंट्स दिए गए हों तो उन पॉइंट्स से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो ये तो था जी हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। और इसमें एक जो डिफिकल्टी आती होती है वो ये आती है कि कभी कभार वो हमें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं देता, हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाती है, तो वो हमने कैलकुलेट करना सीख लिए। अगर सिर्फ एक पॉइंट से, तो फिर आपको उसने फिक्स कॉस्ट भी दी होगी ना, फिक्स कॉस्ट भी बताया होगा कि फिक्स कॉस्ट कितनी। वो फिर हम लोग फिक्स कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग नहीं ना कर पाएंगे, फिर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारी ही वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि यार 2,20,000 एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट आती है 80 यूनिट्स को बनाने की, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये 2750 आएगा। और हम कहते हैं जी 2750 ज़रब 95, तो बेसिकली व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज कि ये 2,20,000 ये पूरी की पूरी ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, नो फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इसमें कोई फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट नहीं है, तो फिर इसका मतलब है ये सारी की सारी हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या है कि फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। क्या चीज देखनी है, ये वाली हाई लो मेथड। ये इधर वाला जो है वो पॉइंट्स वाला मेथड है, वो हाई लो मेथड है।